Hello students, I am Jyoti Yadav. I was teaching you chapter number 4 in history, Mughal Empire. So let us continue its remaining part. We were discussing about the 6 famous great rulers of Mughals. We have discussed about Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and now we will discuss about the Shahjahan. शाहजहाँ का नाम आपने अच्छे से सुना होगा बिकॉज ही बिल्ट ए फेमस मोन्यूमेंट नेम्ड ताजमहल इन द मेमोरीज ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि शाहजहाँ कौन था, इसके नाम का मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था। ही वॉज नोन एज शाहजहाँ विच मीन्स रूलर ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार का शासक। इसका नाम का मीनिंग ये निकलता है कि उसको संसार का शासक कहा जाता, जबकि इसका रियल नेम क्या था, प्रिंस खुर्रम था। बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था, ठीक है। और शाहजहाँ का द मदर ऑफ शाहजहाँ वाज ए राठौड़ प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ जोधपुर। जैसे अकबर के बारे में मैंने बताया कि उनकी वाइफ भी क्या थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, ऐसे ही शाहजहाँ की जो मदर थी वो भी क्या थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी। क्योंकि उस समय राजाओं के बीच में समझौते होते रहते थे, संधियाँ होती थी और उनके अकॉर्डिंग उनको कुछ प्रिंसेस से शादियाँ भी करनी पड़ती थी। तो इसी तरह से इनकी जो मदर थी वो भी एक राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जिनके फादर जोधपुर के शासक थे, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट शाहजहाँ के बारे में ये जो जानकारी है वो किससे मिलती है कि अबुल हमीद लाहौरी नाम के एक व्यक्ति ने इसके बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पादशाहनामा, ठीक है। क्योंकि उस समय जो विदेशी ट्रैवलर्स आते थे राजाओं के शासनकाल में, वो उसी राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते थे। जैसे अकबर के बारे में भी लिखा था अबुल फजल ने, ऐसे ही इनके बारे में भी एक ट्रैवलर ने लिखा था। मुग़ल कंपेन कंटिन्यूड दक्कन अंडर शाहजहाँ। अब इससे पहले तो केवल कुछ एरियाज़ पर था, काफ़ी एरियाज़ तक था, लेकिन दक्कन के एरिया पर जो कंट्रोल हुआ था वो किसने किया था, शाहजहाँ ने। धीरे धीरे लगभग एंडिंग तक 1707 और 1857 तक मुग़लों का शासन था वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हो चुका था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक राजा ने 2 एरिया को बढ़ाया, फिर दूसरे ने कुछ आगे एरियाज को बढ़ाया, तो इस तरह से क्या है, शाहजहाँ ने अपने इस कंट्रोल को बढ़ाते हुए कहाँ तक लेकर गया, दक्कन के एरिया तक। ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहाँ एट आगरा इन द मेमोरीज ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, ये आपको अच्छे से पता है। एंड इट इज़ वेरी important historical monument. Through this we can get a lot of information about the building style of that period. He also built a new city called Shahjahanabad and made it his capital. उसने एक नया शहर भी बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जहाँ पर आज क्या है, दिल्ली है। जिस दिल्ली के बारे में आज आप देख रहे हो, आप जाते हो, सुनते हो, हमारी जो कैपिटल है, यहाँ पर पहले क्या थी, एक शहर बसाया गया था शाहजहाँ ने जिसका नाम था शाहजहानाबाद। इसके 13 गेट्स थे और उन सभी गेट्स को बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में कुछ मंदिरों को, मस्जिदों को, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और बाद में जो दिल्ली है वो बनाई गई थी, ठीक है। जिस दिल्ली को आज आप जान रहे हो, पहले यहाँ पर क्या था, एक शहर था जिसका नाम था शाहजहानाबाद और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था शाहजहानाबाद। He fell in 1657. In 1657-18 there was a conflict over succession among Shahjahan's 4 sons. अब शाहजहाँ की बीमार हो गए थे 1657 में, और बीमार होने के बाद हेरिडिटरी सिस्टम था, तो इनके बेटों में क्या हो गया था, युद्ध शुरू हो गया था। इनके बेटों के नाम थे दारा शिकोह, शाह शाहजहाँ, औरंगजेब एंड मुराद बख्श। 4 बेटे थे और इन चारों में से जीत किसकी हुई, औरंगजेब की, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल था, उसको सपोर्ट था नोबल्स का। तो बाकी तीनों भाइयों को हराकर औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में, जिसका शासनकाल था 1658 से 1707, ठीक है। ये लास्ट फेमस मुग़ल एम्परर था। इसके बाद जो रूलर्स हुए वो ज़्यादा फेमस नहीं थे, दे वर नॉट पावरफुल, दे हैव नो एनी इम्पोर्टेंस in the history during the time period of Mughal period. So now we will discuss about the Aurangzeb and its policy. And Aurangzeb was the last ruler of great Mughal emperors who ruled for
49 ईयर्स, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड था वो 49 ईयर्स का इसी का था। द मुगल एम्पायर रेज्ड इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट अंडर औरंगजेब, और मुग़लों का जितना भी शासन था, जितना भी एरिया पर कंट्रोल था, उससे सबसे ज़्यादा जो एरिया तक कवर किया था, सबसे ज़्यादा एरिया को जो कंट्रोल किया था वो किसने किया था? औरंगजेब ने, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन लोग उससे क्या करते थे? डरते थे। उनके जो काफ़ी क्रूर था, क्रूअल था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, जैसे दया नहीं थी इसके अंदर। तो इसकी वजह से बाद में ये साम्राज्य धीरे धीरे इन्हीं की डेथ के साथ क्या हो गया था? ख़त्म भी हो चला था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ही हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, कि जो लैंड टैक्स चला आ रहा था पहले से, इनके जो डिसेंडेंट थे, जो इनके पूर्वज चलाते आ रहे थे, उसमें इसने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कि पहले तो जितना प्रोडक्शन होता उसका था 1/3 पार्ट देना होता था, लेकिन औरंगजेब ने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया? हाफ, कि जितना प्रोडक्शन होगा उसका हाफ प्रोडक्शन किसको जमा करना पड़ेगा? राजा का। तो इससे लोग क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। He also sent armies against the Deccan Sultanates because he wanted to crush the power of the Marathas and strengthen his position in the areas. और दक्कन पर उस समय किसका था? मराठाओं का शासन था। तो इसलिए इसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए वहाँ पर अपनी सेनाओं को भेजा और मराठाओं को हराने की कोशिश की। एंड इन बीजापुर 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687, और दक्कन के 2 एरिया को इसने कंट्रोल कर लिया। किसको? बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में। धीरे धीरे इन्होंने पावर्स, मराठाओं की पावर्स को कम कर दिया, और इसकी वजह से क्या है? मराठा लोग इनके खिलाफ हो गए थे। और बाद में दक्कन को ओवरथ्रो करने के बाद मराठास वर पावरफुल एनिमी। He did not try to make peace with him. His death was also followed by a succession fight amongst his son. और 1707 में उसकी डेथ के बाद उसके बेटों के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो गया था, और इसी का फ़ायदा उठाकर मराठा लोगों ने यहाँ इस साम्राज्य को ख़त्म करने की कोशिश की और अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया। आगे है मुग़ल ट्रेडिशंस, कि मुग़लों का जो ट्रेडिशंस था सक्सेशन का, कि जो गद्दी प्राप्त करने का जो ट्रेडिशन था वो क्या था? कि मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोग्रेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, कि मुग़लों का ये सिद्धांत नहीं था कि केवल बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। उनका ये था कि जो भी कैपेबल होगा, मतलब जो सभी बेटों में से क्या होगा? कैपेबल होगा, पावरफुल होगा और अच्छा होगा, वही क्या बैठेगा गद्दी के ऊपर। जनरली तो यही होता है कि बड़े बेटे का अधिकार होता है गद्दी पर बैठने का, लेकिन मुग़लों ने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया था। ठीक है, कि जो भी कैपेबल हो, जो भी पावरफुल हो, जिसके पास भी नॉलेज हो, जो संभाल सकता हो साम्राज्य को, वो गद्दी पर बैठ सकता है। तो ये उनका क्या था? एक ट्रेडिशन था सक्सेशन का, उत्तराधिकारी बनने का। नेक्स्ट है मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, कि जिन राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध किए, जो भी राजाओं को हराया जिताया, उसके साथ उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी? मतलब उनको मारते थे या बंदी बना कर रखते थे या कैसे करते थे? ये सारी पोजीशन। मुग़ल रूलर्स कंपेन कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, जिन्होंने भी उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ उनको युद्ध करना पड़ता था। ये एक मैसेज दिया जाता था, एक फरमान जारी किया जाता था, एक रॉयल ऑर्डर भेजा जाता था राजाओं को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई राजा उसको एक्सेप्ट नहीं करता था तो वो उनको क्या करता था? युद्ध में हराने की कोशिश करता था। मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंड दैम वॉलेंट्री बिकॉज दे बिकेम पावरफुल सच एज राजपूत, लेकिन कई लोग तो उनसे डर जाते थे, जैसे राजपूत लोग थे वो उनसे काफ़ी डर गए थे क्योंकि काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने बगैर युद्ध किए ही अपने पावर्स को, अपने साम्राज्य को उनके अंडर में मिला लिया था और वहाँ पर रह रहे थे। और कई राजपूत राजाओं ने तो अपनी बेटियों की शादी भी उसमें कर दी थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे? मुग़लों से प्रोटेक्ट हो गए थे, कि उनको पता था कि रिश्तेदार हो गए थे, तो अब मुग़ल कभी भी उन पर अटैक नहीं किए थे। और आपको बता दें कि जो सलीम की महारानी जोधा बाई थी, वो भी इसी तरह का एक क्या था? समझौता किया गया था राजा भारमल के द्वारा, जो आमेर के शासक थे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था, और इसी के वजह से क्या है? वो प्रोटेक्ट हो गए थे। तो इस तरह से उनके रिलेशंस थे। अगर इस तरह रिलेशन से भी अगर कंट्रोल नहीं होता था तो फिर उनके साथ क्या किया जाता था? युद्ध किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है? मनसबदार होते कौन थे?
you know very well the complete empire was divided into सूबाज and all सूबाज were headed by the सूबेदार, ठीक है। और इसी तरह से दोज हु ज्वाइन मुग़ल सर्विसेज, और जो भी मुग़ल राजाओं के सर्विसेज कोई भी काम से ज्वाइन करते थे उन सबको क्या कहा जाता था, मनसबदार, ठीक है। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब मीन्स ए पोजिशन, जिसको कोई पोजिशन दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था, मनसबदार, ठीक है। जैसे पर्टिकुलरली कोई भी गांव का काम दे दिया कि पूरे गांव को आपका सारा काम संभालना है तो उसको क्या कहते थे, मनसबदार, ठीक है। उसके बाद क्या था कि द मनसब मीन्स ए पोजिशन और रैंक, ए मनसबदार वाज द हेल्डिंग सिस्टम होल्डर ऑफ रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक रैंक दी जाती थी। एंड इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स ए रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मनसबदार की पोजीशन या किसी भी व्यक्ति की पोजीशन को फिक्स करने के लिए, रैंक को फिक्स करने के लिए, सैलरी को फिक्स करने के लिए और जो जिम्मेदारियाँ थी उसको फिक्स करने के लिए उसको मनसबदार बनाया जाता था। कि अगर कोई ज़्यादा कैपेबल व्यक्ति था तो उसको हाईएस्ट रैंक पर किसी मिनिस्टर का पद दिया जाता था, उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती थी और उसके पास मिलिट्री पावर्स भी ज़्यादा होते थे। तो इस तरह से किसी भी रैंक के अकॉर्डिंग जो सैलरी का प्रोसेस था वो मनसबदार के द्वारा ही पूरा किया जाता था। इसी रैंक के अकॉर्डिंग ही जट नाम का एक पॉलिसी भी फॉलो की गई थी कि रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट, ठीक है। कि जिस रैंक और सैलरी जो जिस तरह से कि ज़्यादा है, कम है, रैंक में 1 नंबर पर है, 2 पर है, या इसकी सैलरी कितनी है, वो किस तरह से वैल्यूएट की जाती थी, जेट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता था, द हायर द जेट द मोर प्रेस्टिजियस वाज द पोजीशन ऑफ नोबल्स इन कोर्ट एंड थेस द लार्जर सैलरी, कि जिसके पास भी सबसे ज़्यादा जेट होता है वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन पर होता है और उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। जैसे मिलिट्री के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, रैंक होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पर होगा उसको क्या कहते हैं, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, उसकी पावर्स भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या कहते थे, जेट, ठीक है। नेक्स्ट है जागीर्स, और अंडर दिस सिस्टम द लोवेस्ट रैंक वाज 10 एंड द हाईएस्ट वाज 5000, ठीक है। कि सबसे कम वाले रैंक पर जो होते थे उसको 10 और सबसे ज़्यादा वाले को 5000 की सैलरी दी जाती थी। मनसबदार्स बिटवीन 5000 एंड 10,000 वर कैट फॉर प्रिंसेस, और लगभग 5 से 10,000 की जो आर्मीज थी वो किसके पास होती थी, मनसबदार की। वो अपने अपने मनसब अपने अपने एरिया पर प्रोटेक्शन के लिए इतनी सेना रख सकते थे। द एम्परर पर्सनली अपॉइंटेड द मनसबदार्स और विद द हेल्प ऑफ अदर नोबल्स और ऑफिसर्स, और राजा क्या करते थे, कैपेबिलिटी के आधार पर और सपोर्ट के आधार पर ही उन लोगों को अपॉइंट करते थे कि इसको इन 4 राज्यों का, इन 4 एरिया का क्या किया जाता है, मनसबदार नियुक्त किया जाता था। मतलब उन सभी का काम क्या होता था, उन एरियाज़ में जिसका नाम उनके सामने होता था, जिनको उनको बताया जाता था, उनका सारा काम वो मनसबदार ही देखते थे। लास्ट आता है इसमें जब्त और जमींदार, ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द मुगल्स वर द टैक्स, यू नो वेरी वेल, टुडे ऑल्सो आवर गवर्नमेंट्स इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ आवर गवर्नमेंट इज ओनली टैक्स। सो एट दैट टाइम ऑल्सो फार्मर्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलर्टाइज मीन्स रूरल फैसिलिटीज़, कि जो भी गाँव के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी राजाओं के द्वारा, द विलेजर्स वर पेइंग फॉर दैम। द मुगल्स यूज वन टर्म कॉल्ड जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स मीन्स जो बिचौली होते थे राजा और किसानों के बीच में, उनको क्या कहते थे, जमींदार। द मेन ड्यूटी ऑफ द जमींदार वाज टू कलेक्ट द लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड डिपॉजिट टू द रूलर्स, ठीक है। एंड the main revenue minister named टोडरमल was also responsible for this, और अकबर ने इस काम के लिए टोडरमल को वहाँ पर अपॉइंट किया गया था। एंड ही was also belong to the राजपूत डायनेस्टी, ठीक है। ही कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10-year पीरियड, उसने हर काम बहुत अच्छे से किया और रिवेन्यू कलेक्शन करके राजा तक ऑनेस्टली उसको जमा किया था।
इस तरह से ये जो लैंड्स के ऊपर जो रेवेन्यू सिस्टम था इसको क्या कहते थे, जब्त का सिस्टम कहते थे। तो यहाँ पर था जब्त और जमींदार। जमींदार क्या थे, इंटरमीडिएट्स बिटवीन द फार्मर्स एंड द रूलर्स, और जब्त क्या थे, ये जो सिस्टम था जो फॉलो किया जा रहा था टोडरमल के द्वारा उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर के द्वारा, इसको क्या कहते थे, जब्त। लास्ट है द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। अब ये एम्पायर ख़त्म क्यों हुआ कि काफ़ी फेमस रूलर्स थे लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया था। इसके पीछे क्या रीज़न थे। द मुग़ल एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 बिकॉज हिज फोर्सेस वर बिजी इन द फोर्ट। आपस में लड़ाई में क्या रहे, बिजी रहे, बाकी पावर्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो नोबल्स थे वो इनके अगेंस्ट हो गए। ही वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ कोलैप्स, और इस तरह से क्या है, इसके साम्राज्य को दूसरे लोगों ने कोलैप्स मतलब जब्त कर लिया। द सक्सेसर्स ऑफ द औरंगजेब वर वीक एंड द इनएफिशिएंट, मतलब कैपेबल नहीं थे। दे वर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ नोबल्स। पपेट मतलब कठपुतली, कि जो नोबल्स उनके दरबार में थे वो उनके हाथों के क्या बन गए थे, कठपुतली बनकर काम कर रहे थे। मीन्स all powers were having in the hands of the nobles with the support of the general people. A number of provinces took advantages of the weak government at the center and broke away from the empire. और इसी की वजह से क्या उन नोबल्स ने अपने अपने एरिया को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इस तरह से कम्प्लीटली मुग़ल एम्पायर को ख़त्म कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, और अपने अपने अलग एरिया पर अपना कंट्रोल करके इंडिपेंडेंट रूलर्स वो बन गए थे। तो इस तरह से क्या है, मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया था इन 1707 में। तो ये आपका चैप्टर था। इससे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकल रहे हैं इनको आपने लिखना है और लर्न भी करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ।